अगर उसने इस गांव में रहना है तो योगी का पक्ष नहीं करेगा, इस गांव में रहना है तो वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेगा, इस गांव में रहना है तो मोदी जी की केंद्र की जो योजना है उसका प्रचार नहीं करेगा। ये इनके अंदर से जहर निकलना अभी से स्टार्ट हो गया। एक मुसलमान इस देश में आपको वक्फ बोर्ड से ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मुझे वक्फ बोर्ड से फ़ायदा हुआ है। एक हॉस्पिटल अगर वक्फ बोर्ड दिखा दे आज इस देश में कि हमने ये हॉस्पिटल बनाया है, इस देश में सीए का कानून लाना चाहते थे, पूरे देश में नैरेटिव फैलाया गया कि सीए आएगा, इस देश के मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। और आप जिस जगह में खड़ा हुए शाहीन बाग एरिया है, यहाँ शाहीन बाग की सड़कें जाम कर दी गई थी और शाहीन बाग में इतने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए थे मुसलमानों को डराने के लिए कि अगर ये सीए इस देश में लागू हुआ तो इस डिटेंशन सेंटरों में बंद होंगे और इस देश से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आप शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग बना देंगे। जब ट्रिपल तलाक मोदी जी लेकर के आए थे इस देश में तो मुसलमानों को बताया गया शरीयत के साथ छेड़खानी है, जबकि इस्लाम ये कहता है तलाक देना हराम है, तलाक नहीं दे सकते हम लोग। और वैसे ही मुसलमानों को ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, उसमें कई लोग शामिल है। ये 4-6 लोग ही है जो देश में इस तरह की नैरेटिव फैलाते हैं। देश में से धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बहेगी। यार एक चम्मच खून की आप बहा के दिखा दो। ये मोदी जी का भारत है, नया भारत है, डिजिटल भारत है। अखिलेश यादव जी कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुनोगे? आप वहाँ मुसलमानों का पक्ष करने गए हो या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने गए हो? क्या करने जाते हो? क्यों मुसलमानों को गुमराह करते हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्या शानदार जवाब था, इस देश में मोदी आएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा। क्या मुसलमान कोई गाजर मूली समझ लिया? कोई भी सरकार आएगी और मुसलमान को खा जाएगी? क्या बताना चाहते हो? वक्फ बिल के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पर और लगातार अपने सोशल अकाउंट पर ट्वीट पर भी मैंने कई दिन पहले समर्थन किया था। और मैंने साथ साथ ये भी ट्वीट किया था कि मैं जिस जहाँ में रहता हूँ, जो क्षेत्र में रहा हूँ, पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा शिक्षा का एक अभाव है। वहाँ लोगों को अगर कोई किसी को उकसाने की कोशिश करता है तो बहुत जल्दी आदमी उकसाए में आ जाता है। तो मैं लगातार वक्फ बिल का समर्थन कर रहा हूँ। अगर उसने इस गांव में रहना है तो योगी का पक्ष नहीं करेगा, इस गांव में रहना है तो वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेगा, इस गांव में रहना है तो मोदी जी की केंद्र की जो योजना है उसका प्रचार नहीं करेगा। मतलब ये इनके अंदर से जहर निकलना अभी से स्टार्ट हो गया। मतलब रात वक्फ बिल पास हो रहा है, इनके अंदर से जहर किस कदर निकला। सवाल इस बात का कि वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधन बिल आया है उसका आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, जो वक्फ बिल है ये हमारे बड़ों ने जो वक्फ किया था वो इसलिए वक्फ किया था कि जो बेचारी हमारी विधवा माँ है, बहन है या कोई गरीब मुसलमान है, मतलब उसकी भलाई के लिए ये काम आ जाए ये वक्फ बिल। लेकिन पिछली 70 सालों से लगातार इस वक्फ बिल का किस तरीके से दुरुपयोग किया है, जो भी चेयरमैन रहा हो या इसका कोई भी मेंबर रहा हो, सब मुसलमान रहे, लेकिन इस पर कब्जे सारे मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को जो है ना कब्जा करा दिया। एक मुसलमान इस देश में आपको वक्फ बोर्ड से ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मुझे वक्फ बोर्ड से फ़ायदा हुआ है। एक हॉस्पिटल अगर वक्फ बोर्ड दिखा दे आज इस देश में कि हमने ये हॉस्पिटल बनाया है और इससे गरीब मुसलमान, ये देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, मतलब उससे वो फ़ायदा ले रहा हो। एक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा कि इस कॉलेज से पढ़ करके मुझे आईएएस की है, आईपीएस किया है, या मैं मतलब आज एजुकेटेड पर्सन हूँ तो मैं इस कॉलेज की देन हूँ। वक्फ बोर्ड के नाम आपको एक सिंगल चीज़ आपको इस पूरे देश में नहीं मिलेगी। पूरे वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने इस पर विचार किया है। रही बात इसके समर्थन की, वक्फ बोर्ड से पहले भी जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश में सीए का कानून लाना चाहते थे, पूरे देश में नैरेटिव फैलाया गया कि सीए आएगा, इस देश के मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। और आप जिस जगह में खड़ा हुए शाहीन बाग एरिया है, यहाँ शाहीन बाग की सड़कें जाम कर दी गई थी और शाहीन बाग में इतने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए थे मुसलमानों को डराने के लिए कि अगर ये सीए इस देश में लागू हुआ तो इस डिटेंशन सेंटरों में बंद होंगे और इस देश से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि उस समय भी मैं जिस कैराना एक ऐसी, आप जानते हैं कैराना का नाम, आप इंटरनेशनल न्यूज़ में आप सुनते होंगे, कैराना कैसी जगह है, सेंसिटिव एरिया है। मैंने उस समय भी चिल्ला के कहा था सीए इस देश में कानून जो है ना, कानून मतलब नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तब भी हम लोगों को ट्रोल किया गया, ये बीजेपी के दलाल है, आरएसएस के छोड़े हुए पिल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या। तब हम लोगों ने, उस समय भी मुझे बहुत सारी धमकियाँ आई थी और उस समय भी पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई थी। लेकिन कहने की बात यह है कि आज मोदी जी इस कानून को लेकर के आए हैं, मुस्लिम हितों के लिए है। मैं अपने देश के जो युवा है, जो यूथ है, मैं इसको बताना ये चाहता हूँ, जो इनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि
ये जो कानून आया वक्फ बिल, ये मुस्लिमों के समर्थन इसलिए करना चाहिए इसका समर्थन, क्योंकि जो हमारे बड़े इसको छोड़ करके गए थे, ये किस लिए छोड़ करके गए थे। और मुझे हम सब इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको जो है ना, हम लोग कहते हैं कि दीन का हिस्सा है। मैं उन मुस्लिम संगठनों से भी पूछना चाहता हूँ, एज ए देश का नागरिक होने के लिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, मैं एक देश का नागरिक होने के लिए मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब दे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आप शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग बना देंगे। आज ये सारी कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, जितनी पार्टी सारी इकट्ठी हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो विरोध कर रही है। काश अगर ये लोग सब इकट्ठे होकर के, जो आज मुस्लिम संगठन इनके कठपुतली बन कर रह गया है, अगर ये एक भी आंदोलन इस देश में जंतर मंतर पर, ये शाहीन बाग में आंदोलन करते कि ये जो वक्फ बिल पर कब्जा हुआ है ये खाली होना चाहिए, तो हम लोग भी मानते भाई अच्छी बात है। एक इन्होंने, यह तो ईमानदारी से बता दो, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे नहीं है, कब्जे है, लेकिन इनका एक आंदोलन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आज वो लोग डरे हुए हैं जिन लोगों ने कब्जे किए हैं, उनको पता है ये अब उजागर होगा। रही बात विपक्षी पार्टियों की, कांग्रेस हुई या जो भी पार्टी इसमें शामिल है, जो भी विरोध कर रही है, इनको सबको पता था अगर तुम इस बिल को लेकर के आओगे तो मुस्लिम रहनुमा है, ये मुस्लिम वोट है, ये तुमसे नाराज हो जाएगा अपने डर की वजह से। लेकिन मोदी जी ने कभी वोट बैंक की न राजनीति की है, न योगी जी ने वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने पारदर्शी काम करना है, वो इस बिल को लेकर के आए हैं, ये सब इनके सामने होगा, उजागर आएगा और एक एक चिट्ठा खुलेगा, किस किस कंपनियों को इन्होंने लीज पर कितने साल के लिए कितने पैसों में दे रखी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के होगी, जल्द होगा। क्योंकि अब वो डर इनको सता रहा है कि वो सारी चीज़ें सब निकल के आएगी। और जिस वोट बैंक की राजनीति पर आप काम कर रहे थे, जिस वोट बैंक की राजनीति को आप मुसलमानों को डरा रहे थे, यार मुसलमानों को कब नहीं डराएगा। जब ट्रिपल तलाक मोदी जी लेकर के आए थे इस देश में, तो मुसलमानों को बताया गया शरीयत के साथ छेड़खानी है, जबकि इस्लाम ये कहता है तलाक देना हराम है, तलाक नहीं दे सकते हम लोग, तलाक मतलब तलाक, हाँ तलाक देना गलत बात है। तब भी मुसलमानों को यही बात बताई गई थी, अगर ट्रिपल तलाक जो आएगी, मोदी जी ट्रिपल तलाक लेकर आए, मुस्लिम बहनों की शरीयत में, हमारे शरीयत में छेड़खानी होगी। उसके बाद जब सीए में भी जिक्र किया, सीए से मुसलमानों को डराया गया, भाई देश में सीए लागू होगा तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लगातार मुसलमानों का डराने का काम किया जा रहा है। और लोग, अगर मैं समझता हूँ कुछ देश के मुस्लिम उन राष्ट्रवादी लोगों को सामने आना चाहिए और यह बात मतलब ऑन टीवी, जैसे भी आदमी जो भी समझा सकता है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप अपनी वीडियो के माध्यम से समझा सकता है कि आप इस बिल को कम से कम पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका विरोध करें। मैं कहता हूँ जिन लोगों को गांव-गांव जा करके ये बताया जा रहा था कि अगर ये वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों के कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मुसलमानों के मदरसे छिन जाएंगे, मुसलमानों का ये छिन जाएगा, आज वो लोग कल पार्लियामेंट में आपने पक्ष भी देखा और विपक्ष भी देखा। किसी भी एक एमपी ने, वहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे और सब पक्ष विपक्ष के सब लोग थे, लेकिन किसी ने आंख में आंख डाल के ये किसी ने एक सवाल नहीं करा कि भाई ये आप बिल ला रहे हो तो इसमें मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी। वहाँ कुछ और पार्लियामेंट में मुसलमानों के हमारे बीच में आकर के कुछ और क्या बताना चाहते हो। लोग समझ चुके हैं और देश का आम मुसलमान वक्फ के बिल के बारे में जो है ना, वो बहुत मतलब आम जो आम मुसलमान है वक्फ बिल के बारे में ना तो वो जानता है, ना बेचारा ने उसने कभी एनालाइज करने की कोशिश की है, और ना उसका किसी मुसलमान को लाभ मिलता। तो मुसलमान जाहिर सी बात है इसके बारे में पता करते वक्फ बिल है क्या। जब वक्फ बिल के बारे में मुसलमानों को किसी एक देश में, हाँ मैं कहता हूँ जो ये बात तय है 2025 से पहले जो वक्फ बिल की जो प्रॉपर्टी है जो जहाँ है सिर्फ उसका सर्वे होगा। भाई इस पर अगर कोई हमारी माँ बहनें कोई बेचारी उस पर रह रही है तो उसको उजाड़ा थोड़ी जाएगा, उसको निकाला थोड़ी जाएगा। हाँ अगर इन्होंने वक्फ बिल की, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को या वक्फ की संपत्ति को किसी से बेच रखा है, फिर जाहिर सी बात है वो क्या होगा, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। वो तो वही डर इन्होंने सता रहा है। रही बात मोदी जी की, मोदी, पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर आऊँगा जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेगा। भाई ओवैसी मुसलमानों को ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, उसमें कई लोग शामिल है। ये 4-6 लोग ही है जो देश में इस तरह की नैरेटिव फैलाते हैं। आम मुसलमान, मैंने पहले भी कहा, आम मुसलमान वक्फ बिल के बारे में न समझा है, न उसके वो खिलाफ कोई बयान देना चाहता। लेकिन बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को कौन सीरियस लेता है, आप भी पता है कितना सीरियस लेता है। यही मुसलमान, जिस मुसलमानों को वो कह रहा है वो स्वीकार नहीं करेगा, उसी मुसलमान, उसके मुसलमान के मुंह से क्या क्या सुनते हो आप ओवैसी के बारे में? कोई उसको स्वीकार करता है? अभी दिल्ली में 2 चुनाव में आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में गया है,
और मुसलमान तो उसको किस किस का एजेंट बताते हैं वो खुद जानते हैं। उतना मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ओवैसी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। संभल के सांसद भी कह रहे हैं अब मुसलमान इस संशोधन बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरेगा, आह्वान कर दिया उन्होंने। तो भाई कुछ सांसदों ने तो ये भी कहा है कि सड़क पर नमाज होगी और पढ़ेंगे, ये भी कहा गया। लेकिन अगर आप हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में आप जाओगे तो सड़कों पर नमाज, सड़क तो चलने के लिए है, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है। आप गलत बात क्यों बताना चाहते हो? जब हमारे यहाँ एक मस्जिद में अगर जगह नहीं है तो दूसरी में पढ़ लो, 2 बार करके पढ़ लो। जब ये सब चीज़ें हैं और फिर ये बताते हैं कि मस्जिद में हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं है जी। अगर मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ और ये आपकी जगह है, आपका घर है, ये कुरान और हदीस का फैसला है, तो मुझे आपसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं यहाँ नमाज पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ। ये क्यों नहीं बताते ये लोग? क्यों मतलब इस तरह देश में, चूँकि इनकी रोजी रोटी यही है। जो हिंदू मुस्लिम का मैटर था, मोदी जी धीरे 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 सारे 370 जैसी, जिसको इस देश को ये बताया गया अगर देश में से धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बहेगी। यार एक चम्मच खून की आप बहा के दिखा दो। ये मोदी जी का भारत है, नया भारत है, डिजिटल भारत है। माननीय अमित शाह जी इस देश की जो है ना अगुवाई कर रहे हैं, तो एक चम्मच आप खून के बहा के दिखा दो। एक चुटकी में मोदी जी ने धारा 370 का खात्मा किया। तो जो लंबे चौड़े जिनकी लड़ाई, जिस वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस लंबे समय से करती आ रही थी, धीरे धीरे मोदी जी उनको सबको ख़त्म कर रहे हैं। और आने वाला समय ये होगा और इतिहास में लिखा जाएगा, जब इतिहास में लिखा जाएगा जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाने के लिए हमारे ही कुछ लोग उसमें शामिल थे। भाई वो हिंदू तो उसको खाने नहीं आया है, भाई हम ही मेंबर है उसके, हम ही उसके चेयरमैन हैं, हम ही पूरी कमेटी को चलाते हैं, हमारे हाथ में वक्फ बोर्ड है। तो उसको जब इस देश के वक्फ बोर्ड और मुस्लिम महिलाओं को और यतीमों का हक खाया जा रहा था, तो एक नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स इस देश में प्रधानमंत्री बना था, तो उन्होंने ये बताया था ये उन महिलाओं का हक है जिसको ये मिलना चाहिए। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मोदी जी को डराया गया। यार इन्होंने किस तरह का नैरेटिव फैलाया, 3 दिन पहले सरकार भी टूट जाएगी अगर मोदी जी इसका वो करेंगे। जो मोदी जी के एनडीए में शामिल है सब भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को वोट चाहिए, वो इसलिए भाग जाएंगे। लेकिन असली जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, चाहे उसमें माननीय जयंत चौधरी साहब हो, आज मुसलमान लिख कर ये लिख रहा है कि कौम के गद्दार, इन्होंने कौम का वोट लिया है, ये गद्दार है जयंत चौधरी जी। लेकिन जब मुसलमानों को इसका फ़ायदे मिलेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, डिग्री कॉलेज बनेंगे और मुसलमान इससे फ़ायदे लेगा, तो तब पता लगेगा कि जयंत चौधरी साहब कहाँ खड़े थे और ये लोग कहाँ खड़े थे, आपको कौन टोपी उड़ा रहा था और कौन आपके पक्ष में खड़ा था। जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो लोग आज एनडीए में शामिल है, ये मुसलमान आने वाला, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ नहीं रहे, शिक्षित नहीं हो रहे, इनके गिरवान पकड़ेंगे, फिर पूछेंगे इनसे भाई ये आप क्या बता रहे थे, हो क्या रहे, जैसे सीएम हुआ कोई नहीं निकालेगा, वही सब चीज़ें। देखिए कई सारे ऐसे संगठन हैं, मुस्लिम संगठन हैं, खासतौर पर बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, या देवबंद से आज जो मैसेज आया है, या सिया बोर्ड की बात करें, ऐसे कई संगठन हैं जिन्होंने तय किया है कि हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और उसकी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए आप इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। ये लोकतंत्र है, इसमें अधिकार सबको है विरोध करने का, लेकिन विरोध करने की ना एक शक्ल होनी चाहिए इंसान के पास। अगर हम लोग इसका विरोध करेंगे, भाई पार्लियामेंट में आपको भेजा गया है, वो सांसद कह रहे हैं, ये जो भी कोई रहे, मुस्लिम संगठन है, पार्लियामेंट है विरोध करने के लिए, पार्लियामेंट में जाके विरोध करो। कल भी किया, उससे पहले भी किया, इसकी शक्ल अलग करो, जाहिर सी बात लोकतंत्र है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर हमारे जैसे राष्ट्रवादी या गाँव के या इन लोगों को बहका करके आप किसी से सड़कें जाम कराओगे या कुछ, जब आपको पार्लियामेंट में भेजा गया है, इसलिए भेजा गया ना, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल पार्लियामेंट में करें। अगर किसी ने दोबारा शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, वो माननीय अमित शाह जी है किस लिए है, मोदी जी है किस लिए है, और सटा हुआ है यूपी से, योगी जी पास में ही है, ज़्यादा नहीं 500 मीटर दूर है शाहीन बाग से। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बारीकी आप भी समझते हैं, आप शिक्षित हैं, इस बिल में ऐसे कौन कौन से अच्छे संशोधन किए गए हैं जिसका खासतौर पर मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए, इसका बात करना चाहिए? देखिए संशोधन इस बिल में अगर हुआ है तो इसमें मुसलमान को वो सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है ना नेट पर पड़ी हुई है। अगर मैं इसका विरोध करने जा रहा हूँ या मैं इसका समर्थन करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उन चीज़ों को पढ़ना होगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। पक्ष में जा रहे हैं तो भी पढ़ ले, विपक्ष में जा रहे हैं तो भी पढ़ ले। ये सिर्फ और सिर्फ 2025 से पहले जो संपत्ति है जैसी है, वो माननीय अमित शाह जी ने कल ऑन टीवी रिकॉर्ड में है, सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें का एक्सप्लेन कर दिया। भाई जिन चीज़ों को आप देश के मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ जिस अखिलेश से आप उम्मीद लगा करके बैठे थे कि अखिलेश यादव जी वहाँ विरोध करेंगे, मैं समझता हूँ वो तो विरोध में ही है। लेकिन वो क्या पूछ रहे कल अखिलेश यादव जी कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुनोगे,
यार आप वहाँ मुसलमानों को पक्ष करने गए हो अखिलेश जी, मानिए आपने 2-3 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप वहाँ मुसलमानों का पक्ष करने गए हो या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने गए हो? क्या करने जाते हो? क्यों मुसलमानों को गुमराह करते हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्या शानदार जवाब था या उनके यहाँ, और ये इतिहास है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी जो कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सच कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके यहाँ तो 2-3 लोग बैठ करके अध्यक्ष चुन लेते हैं और यादव परिवार से ही अध्यक्ष होता है, वहाँ को ना कोई मुस्लिम आज तक बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिन मुसलमानों ने उसको भरपूर मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट किया, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वो मुसलमान आज तक नहीं दे पाए। और जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है पूर्व में, ये भी लोकसभा में, उसमें देख लो आप मुसलमानों को क्या योगदान, उनको पता है मुसलमान तो आपके साथ ही है। उन्होंने अगर किसी को, जब हिस्सेदारी की बात आती है, जो ओवैसी आज कह रहा है कि मैं मुसलमानों को ठेकेदार हूँ, इस ओवैसी को ये लोग बीजेपी का और आरएसएस का और किस का दलाल, ये समाजवादी पार्टी के लोग बताते हैं। आज ये समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों के और इन सबके साथ खड़ा होकर के, मतलब दुनिया जानती है इनका चरित्र कुछ हो रहा है, चेहरा कुछ हो रहा है, दिल में कुछ हो रहा है, सब जान चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमने तो करोड़ों की संख्या से कार्यकर्ताओं से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होता है, उसमें समय लगता है, जैसे कि अभी दिल्ली में। और एक चमत्कार नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश में एक जिला अध्यक्ष बन करके आया है यार, जो झाड़ू पोछा लगाने वाला था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, जिसमें ओवैसी ने सबसे बड़ी टिप्पणी की और विरोध दर्ज कराया कि अगर मुसलमानों का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो उसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री या उसमें सदस्य लाने की जरूरत क्या है? देखिए, वो तो अभी इस बात का आपको सबने पता, कल माननीय गृह मंत्री जी ने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ओवैसी को ये भी बताना चाहिए, ओवैसी ने ये भी बताना चाहिए कि जो हमारी दरगाह है, जब उन दरगाहों में ये हमारे सनातनी भाई पैसा देते हैं, ये चंदा देते हैं, तो कम से कम तब भी इन्होंने कहना चाहिए कि भाई वहाँ हम लोग, चूँकि जब इन्होंने कह दिया कि हम मुसलमान के किसी भी, मैं मानता हूँ वफ़ हमारी संपत्ति है, मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों की ही वो काम आनी है, ना उसमें कोई हिंदू और नहीं, ना हिंदू के वो काम आएगी और ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने उसको दान किया है, वो किसी हिंदू समाज के काम क्यों आएगी? चूँकि वो हमारी अपनी निजी संपत्ति है, वो हमें अपने दीन को मजबूत करने के लिए दी गई है। लेकिन क्यों बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो कि इस देश में मोदी आएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा? क्या मुसलमान कोई गाजर मूली समझ ले, कोई भी सरकार आएगी और मुसलमान को खा जाएगी? क्या बताना चाहते हो? मुसलमान करोड़ों की संख्या में इस देश में रहता है, मुसलमान का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, आज़ाद कराने में शामिल है। ये मुसलमान इस देश का वासी है। मैं देश हित के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको बताना चाहता हूँ, ना कोई सरकार मुसलमानों को यहाँ से भगा सकती, ना किसी सरकार में इतनी हिम्मत है कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देगी। लेकिन डराने की कोशिश मत करो, जो सच है वो बयां करो।